Our seventh class of botany, and our seventh topic is photosynthesis in plants. In photosynthesis of plants, according to the NEET question paper, अगर हम लास्ट 7 to 6 years के क्वेश्चन पेपर देखें तो उसमें आप देखेंगे कि इस चैप्टर से लगभग 2 to 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस करने को मिल जाएंगे और इसीलिए चैप्टर आपको बहुत ध्यान से करना है. फोटोसिंथेसिस क्या है ये तो सभी जानते हैं. फोटोसिंथेसिस इज सिंथेसिस ऑफ chemical energy with the help of solar energy. या synthesis of carbohydrates by green plants. ग्रीन प्लांट्स ही क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है या फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. इन द प्रेजेंस ऑफ, इसको फोटोसिंथेसिस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो लाइट का जो सोर्स होगा या एनर्जी का जो सोर्स होगा वो क्या है? सन. और CO2 and water and very important pigment, that is chlorophyll pigment. और ये पिगमेंट ग्रीन प्लांट में ही होता है एंड इट इज ग्रीन इन कलर. और यही ग्रीन कलर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स या ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है. तो हम ये बोल सकते हैं कि सनलाइट या लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. आपने लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होगा. एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो ये जो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज हो रहा है ये किसके बेसिस पर हो रहा है? यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पूरी तरह से एप्लीकेबल है. यहाँ पर जो लाइट एनर्जी यूज हो रही है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है. दैट इज यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज एप्लीकेबल. अगर हम इक्वेशन की बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है. वर्ड इक्वेशन क्या होता है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड ये है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करते हैं. और ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट. तो एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या क्या हो गई? CO2, वाटर, लाइट एंड क्लोरोफिल. और प्रोडक्ट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट. ये है बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. कई बार आप यहाँ पर अगर 12H2O लिखते हैं तो यहाँ पर 6H2O रिलीज होंगे. ठीक है. इसके बाद है डिस्कवरीज रिलेटेड विद फोटोसिंथेसिस. डिस्कवरीज रिलेटेड विद फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा आपको नहीं करनी है. जो मैं बता रही हूँ वो तो आपको करनी ही करनी है. ऑल आर इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट, जोसेफ प्रिस्ले. जोसेफ प्रिस्ले का आपने बेल जार एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा. जोसेफ प्रिस्ले ने दिया था
बेल जार एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने इसमें किया क्या था, सभी को याद होगा, एक बेल जार में कैंडल और माइस को रखा था। कुछ टाइम के बाद वो कैंडल बंद हो गई और माइस की डेथ हो गई। फिर इन्होंने एक प्लांट को रखा बेल जार में माइस और कैंडल के साथ, और उसमें ये देखा कि ना तो माइस की डेथ हुई और ना ही प्लांट कैंडल बंद हुई, जब तक वो एक्सपेरिमेंट चला या थोड़ी देर के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि कैंडल हमेशा चलती रहेगी, तो थोड़ी देर के लिए जब इन्होंने देखा कि तो कैंडल भी जलती रही, इसका मतलब। और इन्होंने जो प्लांट यूज करा था वो आपको पता होना चाहिए, कई बार वो पूछ लिया जाता है। यूज्ड प्लांट वाज मिंट प्लांट। जो बेल जार एक्सपेरिमेंट में जोसेफ प्रिस्टले ने प्लांट यूज किया था दैट वाज मिंट प्लांट। और इससे इन्होंने प्रूव क्या किया, ही प्रूव्ड दैट प्लांट्स रिलीज। अब देखिए उसमें कैंडल बर्न होती जा रही है, माइस भी सरवाइव कर रहा है, इसका मतलब प्लांट से कुछ ऐसी गैसेस निकलती हैं, प्लांट्स रिलीजेस सम गैसेस which are essential for burning and survival of living organisms. Later, Joseph Priestley only discovered, जोसेफ प्रिस्टले ने बाद में जोसेफ प्रिस्टले ने बाद में ऑक्सीजन भी डिस्कवर किया था। He also discovered oxygen. Later he discovered oxygen. लगभग 1774 के अराउंड इन्होंने ऑक्सीजन भी डिस्कवर किया था कि ये ऑक्सीजन ही रिलीज हो रही है। नेक्स्ट था जेन इंजनहॉस। जेन इंजनहॉस ने क्या किया था, रिकॉल कर पा रहे हैं आप? इन्होंने भी सेम वही एक्सपेरिमेंट किया जो जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, बस डिफरेंस क्या था, इन्होंने जो प्लांट यूज किया वो था हाइड्रेला एक्वेटिक प्लांट। और इन्होंने उससे अलग क्या किया, उन्होंने तो खाली ये बताया कि कोई गैस रिलीज हो रही है और प्लांट कुछ गैस को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। लेकिन जैन इंजन हॉज ने ये बताया कि ये जो गैसेस रिलीज हो रही हैं या फिर प्लांट हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, ये खाली कब कर पा रहे हैं, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन्होंने इसको एक बार सनलाइट की प्रेजेंस में बेल जार को और एक बार सनलाइट की एब्सेंस में रखा, तो इन्होंने ये देखा कि ओनली सनलाइट की प्रेजेंस में ही ये सब हो रहा है, सनलाइट की एब्सेंस में प्लांट्स हार्मफुल गैसेस को ना तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ना ही यूजफुल गैसेस को रिलीज कर रहे हैं। इनका यूज्ड प्लांट था हाइड्रिला एंड ही explained that sunlight is essential for plant process which purify air. हेलो रीति मैम, हेलो। यस मैम। इसमें अंकुर तिवारी पैनलिस्ट हैं। अंकुर तिवारी, अच्छा मैं अंकुर करती ठीक है, हूँ। मैं पहले भूल गई आपको बताना। ओके, तो जैन इंजन हॉज ने बोला कि सनलाइट एसेंशियल है प्लांट प्रोसेसेस के लिए, और ऐसे सभी प्लांट प्रोसेसेस जो एयर को प्योरीफाई करते हैं, जैसा कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हो रहा था। जैन इंजन हॉज के बाद नेक्स्ट हैं जूलियस वॉनसैक। जूलियस वॉनसैक ने क्या बताया
कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, जेन इंजन हॉज ने जो बताया कि सनलाइट में प्लांट कुछ एयर प्योरिफिकेशन का काम करते हैं, कुछ एयर रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि जब ये सब हो रहा है उस टाइम पर प्लांट में ग्लूकोज की फॉर्मेशन भी होती है, और इस ग्लूकोज को ये प्लांट स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। इन्होंने बताया ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग photosynthesis in specific parts, और ये स्पेसिफिक पार्ट्स क्या हैं, बाद में ये डिस्कवर हुए एज अ क्लोरोप्लास्ट, लेटर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, in the presence of specific pigment। इन स्पेशल पार्ट्स में क्या है, स्पेसिफिक पिगमेंट है, और इनको बाद में क्या बोला जाने लगा, क्लोरोफिल। और इन्होंने ये भी बताया कि प्लांट्स ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। स्टोर्ड एज स्टार्च। जूलियस वॉन सैक के बाद नेक्स्ट है एंगलमैन। एंजलमैन, इन्होंने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था, सनलाइट को सबसे पहले स्प्लिट किया था प्रिज्म से। इन्होंने सनलाइट को स्प्लिट किया। ये सभी जानते हैं कि जब सनलाइट पास होगी यहाँ से तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, ये जो 7 कलर्स आ रहे हैं, इन 7 कलर्स को एक पेट्री डिश के ऊपर डाल दिया। ये है पेट्री डिश। यहाँ पर है एरोबिक बैक्टीरिया। इस पेट्री डिश पर किसकी ग्रोथ हो रही है, किसकी कल्चर है, बैक्टीरिया की। ठीक है, अब इसके साथ इन्होंने ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा को पोर किया। ये क्लेडोफोरा है, ग्रीन एल्गी। क्या करेगी क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा यहाँ पर इन डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट में, 7 कलर्स ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस करेगी। और ये बैक्टीरिया हैं एरोबिक बैक्टीरिया। ये एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ एक्यूमुलेट होंगे, जहां पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रिलीज हो रही हो, बिकॉज दीज आर एरोबिक बैक्टीरिया। तो थोड़े टाइम के बाद जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो बैक्टीरिया पहले पूरी पेट्री डिश में थे, अब ये कहाँ लिमिटेड हो गए, ओनली रेड एंड ब्लू रीजन में। ये जो बैक्टीरिया थे, ये कलर्स हैं, सभी को पता है कलर्स। विबग्योर, तो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हुए ब्लू रीजन वाली लाइट में और रेड रीजन वाली लाइट में। तो इससे पता क्या चला, और ये एल्गी है जो यहाँ फोटोसिंथेसिस कर रही है। तो इससे पता क्या चला कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रही है रेड एंड ब्लू रीजन में, दैट इज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन ब्लू एंड रेड रीजन। ये सबसे पहले किसने बताया, एंजलमैन ने। एरोबिक बैक्टीरिया, इसमें आपको क्या पढ़ना है, इस एल्गी का नाम आपको पता होना चाहिए जो एल्गी एंजलमैन ने यूज की थी, क्लेडोफोरा, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स में स्पाइरोगायरा। इसीलिए कुछ बुक्स में आप स्पाइरोगायरा पढ़ते हैं और कुछ बुक्स में क्लेडोफोरा, दोनों ही ठीक है। ये एरोबिक बैक्टीरिया है, और एरोबिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट कहाँ पर हुए हैं, ब्लू रीजन और रेड रीजन। तो ही प्रूव्ड दैट ये है ग्रीन एल्गी। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कौन सी एल्गी यूज की थी एंजलमैन ने। तो इन्होंने प्रूव क्या किया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस is maximum in red and
ब्लू रीजन। किसके बेसिस पर बताया ये? ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड। और he also gave first action spectrum. एंजलमैन के बाद नेक्स्ट हैं वॉन नील। वॉन नील ने ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है हायर प्लांट्स में, ये ऑक्सीजन रिलीज होती है फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, नॉट फ्रॉम CO2 मॉलिक्यूल्स। और इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने फोटोसिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया एंड फोटोसिंथेसिस ऑफ हायर प्लांट्स को कंपेयर किया था। तो इन्होंने ये बताया कि ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग photosynthesis is from water, not from CO2। और ये किसके बेसिस पर बताया? On the basis of comparison between photosynthesis of bacteria and photosynthesis of higher plants। हायर प्लांट्स और बैक्टीरिया दोनों की फोटोसिंथेसिस में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों में CO2 यूज होती है। और सिमिलैरिटी क्या है? दोनों में कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है। और डिफरेंस क्या है कि वाटर का यूज खाली ग्रीन प्लांट्स में होता है। आपने कभी बैक्टीरिया को पानी दिया है? नहीं दिया। ग्रीन प्लांट्स को आप पानी देते हैं जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें। तो जब वाटर यूज हो रहा है तो वाटर की ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, जबकि बैक्टीरिया में वाटर की जगह पर सल्फर कंपाउंड्स यूज होते हैं, तो उसमें सल्फर रिलीज होगी या कुछ और मॉलिक्यूल यूज रिलीज हो जाएगा। वॉन नील के बाद नेक्स्ट है रूबिन, कामन एंड हासिद। इन्होंने भी सेम वही प्रूव किया जो वॉन नील ने किया, लेकिन क्राइटेरिया अलग था। मैंने आपको बोला कि वॉन नील ने तो फोटोसिंथेसिस को कंपेयर करा था, कंपैरिजन ऑफ बैक्टीरियल एंड प्लांट फोटोसिंथेसिस, जबकि इन तीनों ने रेडियो एक्टिव या हैवी ऑक्सीजन का रेडियो आइसोटोप यूज किया वाटर में। तो इन्होंने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट तो नॉर्मल बना, लेकिन जो ऑक्सीजन रिलीज हुई वो हैवी ऑक्सीजन थी। सेम इन्होंने भी यही बताया, O2 रिलीज्ड फ्रॉम वाटर। और किसके बेसिस पर? बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन, दैट इज O18। O18 को यूज किया था इन्होंने। बाकी कुछ कुछ साइंटिस्ट आगे आते जाएंगे तो आप साथ के साथ करोगे। ये ऐसे थे जो आगे नहीं आएंगे, आपको पहले याद करने पड़ेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का मतलब है कि कौन से पिगमेंट्स हैं, कौन सी स्ट्रक्चर हैं जो सनलाइट को ट्रैप करती हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे कंपाउंड्स जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कलरफुल पिगमेंट, कलरफुल कंपाउंड्स आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। देखिए, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं मेनली टू टाइप के। फर्स्ट क्लोरोफिल्स। अगर हम खाली क्लोरोफिल्स की बात करें तो ये जो क्लोरोफिल्स हैं इन्हीं के 9 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। लेकिन हायर प्लांट्स की, क्योंकि हम हायर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, तो हायर प्लांट्स में 2 तरह के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। और
दोनों के कलर्स इंपॉर्टेंट हैं. क्लोरोफिल ए इज ब्राइट इन कलर और ब्लू ग्रीन इन कलर, और क्लोरोफिल बी इज येलो ग्रीन इन कलर. दोनों के कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. नेक्स्ट है डिफरेंट सेकेंड टाइप, कैरोटिनॉइड्स. कैरोटिनॉइड्स ज्यादातर ब्लू लाइट, ब्लू रीजन या पर्पल जिसमें वायलेट इंडिगो सभी आएंगे, उस रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये रेड रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते बिकॉज इनका रेडिश ही कलर होता है, और रेडिश कलर होने की वजह से ये रेड वाले रीजन को रिपेल करते हैं. कैरोटिनॉइड्स डिफरेंट टाइप के हैं मेनली. ये हैं ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीन्स. एक और थर्ड टाइप का पिगमेंट होता है, दैट इज फाइकोबिलीन. फाइकोबिलीन्स की स्ट्रक्चर कुछ कुछ क्लोरोफिल जैसी ही होती है, और ये दो टाइप के होते हैं, फियोफाइटिन और फियो. ये दो टाइप के हैं, फाइकोरेथ्रीन और फाइकोसाइनिन. फाइकोबिलीन्स, फाइकोरेथ्रीन इज रेड इन कलर, रेड एल्गी में होता है ये, और फाइकोसाइनिन इज ब्लू ग्रीन इन कलर. ये कहां पर होगा? ब्लू ग्रीन एल्गी में. ये पिगमेंट्स आपको याद करने हैं. इनमें सभी में, सभी की बात करें तो क्लोरोफिल ए इज मेन पिगमेंट. मेन पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए. मेन पिगमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर? बाकी जितने भी पिगमेंट्स बचे, ये सभी जितने भी बचे ये एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, और जो भी लाइट ये एब्जॉर्ब करेंगे, जो भी एनर्जी इनके पास होगी, उस सभी एनर्जी को ये क्लोरोफिल ए को ही ट्रांसफर कर देते हैं. तो ओनली क्लोरोफिल ए is the photosynthetic pigment that can absorb and trap the sunlight and convert it into chemical energy. खाली क्लोरोफिल ए में ही ये टेंडेंसी है, बाकी कोई भी पिगमेंट ये काम नहीं कर सकता. इसीलिए बाकी सभी पिगमेंट्स को एक्सेसरी पिगमेंट्स ही बोलते हैं, या एंटीना मॉलिक्यूल्स, और ये हमेशा क्लोरोफिल ए के चारों तरफ प्रेजेंट होंगे. These are accessory pigments. और मेन पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए. दिस इज मेन पिगमेंट. अब इनमें दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक तो इनके कलर्स, और दूसरा ये किस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और इनका फंक्शन क्या है. एक्सेसरी पिगमेंट्स का मतलब है हेल्पिंग पिगमेंट्स, और ये हमेशा क्लोरोफिल ए के अराउंड ही प्रेजेंट होते हैं. अरेंजमेंट ऑफ ऑल दीज पिगमेंट्स इज कॉल्ड एलएचसी, जो हम आगे करेंगे. इसके बाद है फंक्शंस क्या हैं इन पिगमेंट्स के. देखिए, एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं तो ये एक तो जो भी लाइट एब्जॉर्ब करेंगे उसको क्लोरोफिल ए को दे देंगे. दूसरा, कैरोटिनॉइड्स कलरफुल पिगमेंट्स हैं तो ये फोटो ऑक्सीडेशन से भी प्रोटेक्ट करते हैं. ये प्लांट को या प्लांट पार्ट्स को. फाइकोबिलीन्स ओनली रेड एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है, इसके अलावा ये किसी में भी प्रेजेंट नहीं होता. नेक्स्ट है साइट ऑफ
फोटोसिंथेसिस, जो मैं अभी बात कर ही रही थी कि chloroplast is the specific cell organelle that is present in green parts of the plant and is responsible for the containing of chlorophyll pigment. तो chlorophyll pigments are present only in क्लोरोप्लास्ट। ये ग्रीन कलर की जो आपको थाइलेकॉइड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ग्रैनम दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअल में क्यों ग्रीन है? बिकॉज इनकी मेम्ब्रेन में जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है उसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो सनलाइट को ट्रैप करना, लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होगी? ग्रैनम में। ग्रैनम इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। और जो बाकी का, तो ये एब्जॉर्ब लाइट भी आप देख रहे हैं कि खाली यहीं पर है, ग्रीन रीजन में ही, और इसमें से ग्रीन वाले एरिया की ग्रीन लाइट तो वापस चली जाती है और बाकी एब्जॉर्ब हो जाती है ज्यादातर ब्लू एंड रेड रीजन, और जिसमें प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज द मैट्रिक्स and this matrix is the site for dark reaction. लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में होता क्या है? लाइट रिएक्शन में तो देखो सनलाइट ट्रैप होगी और एटीपी और NADPH2 की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और डार्क रिएक्शन में रिडक्शन ऑफ CO2 होगा। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम की तो हम अभी बात कर ही रहे थे कि वो एंजलमैन ने दिया था ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, प्लांट सबसे पहले तो किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब ओनली PAR लाइट। PAR क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, और इनकी रेंज क्या है? 400 टू 700 नैनोमीटर्स। अगर हम ये देखें तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम में आती हैं। इन विजिबल स्पेक्ट्रम सभी को पता होगा विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज कितनी है? 390 टू 760 नैनोमीटर। और प्लांट, ये नहीं है कि प्लांट जितना भी PAR आ रहा है सनलाइट से उतना ही स्टोर कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, नहीं। ओनली 2 to 10% of PAR is absorbed by plants। और टोटल सनलाइट का PAR कितना है? लगभग 50%। अराउंड 50% of total incoming sunlight is PAR। ये सभी छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, ये सभी आपको पता होने चाहिए। 2 to 10%, 50% of total solar radiation is PAR। ठीक है, क्या रेंज है इसका? 400 टू 700। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज द ग्राफ बिटवीन absorbed sunlight and PAR, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स। अब ये देखिए, ये तो हो गया PAR। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन
spectrum. What is absorption spectrum? Absorption spectrum is the graph between PAR and amount of light absorbed by photosynthetic pigments. इन ग्राफ से आप काफी फैमिलियर हैं और ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पर ये तो है फर्स्ट वाला क्लोरोफिल ए के लिए, दिस इज फॉर क्लोरोफिल बी एंड दिस इज फॉर कैरोटीनॉइड्स. कई बार ये लेबलिंग के लिए आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी पीक किस रेंज में ज्यादा है. अगर आप क्लोरोफिल ए और बी को कंपेयर करें तो क्लोरोफिल ए रेड रीजन की लाइट को बी से ज्यादा एब्जॉर्ब करता है. 600 से 700 के बीच में देख रहे हो रेड रीजन लाइट आ गई, ऑरेंज, रेड, और ये वायलेट, पर्पल, ब्लू. 400 से 500 के बीच में क्या है? ब्लू रीजन. ब्लू रीजन और ये है रेड रीजन. तो इसीलिए हम ओवरऑल बोलते हैं कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट इन ब्लू एंड रेड रीजन. नेक्स्ट है एक्शन स्पेक्ट्रम. अब देखिए, अगर आप इन दोनों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ग्राफ और एक्शन स्पेक्ट्रम को अगर कंपेयर करें तो एक्शन स्पेक्ट्रम एक तो सबसे पहले किसने दिया था? फर्स्ट गिवन बाय एंजेलमैन. तो एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को अगर हम कंपेयर करें तो देखिए इसमें भी दो पीक दिखाई दे रही है, एक तो ब्लू रीजन में और दूसरी रेड रीजन में. और यहाँ पर भी मैक्सिमम पीक यहीं पर मिल रही थी. कैरोटीनॉइड्स, देखिए कैरोटीनॉइड्स का कोई पीक रेड रीजन में नहीं है. तो मैंने आपको पहले भी बोला कि कैरोटीनॉइड्स कैन एब्जॉर्ब ओनली ब्लू रीजन लाइट. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये. तो एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में पता क्या चल रहा है? जो लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होती है उसी में ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है. तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? एक्शन स्पेक्ट्रम इज ग्राफ बिटवीन PAR and rate of photosynthesis. किसके बेसिस पर? किसके बेसिस पर एंजेलमैन ने बताया था कि मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेड एंड ब्लू रीजन में होता है? ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड. बेस्ड ऑन amount of oxygen released. ग्राफ इंपॉर्टेंट हैं और इनकी डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट हैं. नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस और उसमें सबसे पहले लाइट रिएक्शन. सबसे पहले तो है ये मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में दो स्टेप आते हैं. देयर आर टू स्टेप्स. फर्स्ट लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की साइड्स मैंने आपको बता दी और इनमें होता क्या है वो भी एक नजर देख लीजिए. लाइट रिएक्शन में ये है लाइट रिएक्शन. क्या हो रहा है इसमें? लाइट रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में सनलाइट और क्लोरोफिल और वाटर, इनकी हेल्प से क्लोरोफिल, वाटर एंड सनलाइट की प्रेजेंस में
ऑक्सीजन एक तो रिलीज हो रही है और दूसरा कुछ एनर्जी फॉर्म हुई है, केमिकल एनर्जी, ये वाली इन द प्रेजेंट, ये क्लोरोप्लास्ट ही है पूरा ग्रीन। ये केमिकल एनर्जी जो फॉर्म हुई ये लाइट रिएक्शन में, ये यूज कहाँ पर हो गई? डार्क रिएक्शंस में। डार्क रिएक्शन में केमिकल एनर्जी जो लाइट रिएक्शन में फॉर्म हुई वो प्लस CO2 मिलकर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करते हैं। ये ओवरऑल फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप्स, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का पर्पस NADPH2 एंड ATP फॉर्मेशन और डार्क रिएक्शन का पर्पस रिडक्शन ऑफ CO2। तो लाइट रिएक्शन का पर्पस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी। और ये केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में होगी? ये होगी ATP एंड NADPH। और डार्क रिएक्शन का पर्पस क्या है? डार्क रिएक्शन रिडक्शन या हम बोल सकते हैं फिक्सेशन ऑफ CO2। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ एनर्जी formed during dark reaction. Sorry. ये पर्पस है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का। अब सबसे पहले आता है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के जो 2 स्टेप हैं, इनमें सबसे पहले आएगा लाइट रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप लाइट रिएक्शन। ये तो आपको पता ही है कि लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। लाइट रिएक्शन में एक्चुअली लाइट रिएक्शन होगी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की हेल्प से। और ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये फोटोसिस्टम की फॉर्म में अरेंज होते हैं। फोटोसिस्टम क्या होता है? फोटोसिस्टम में एक रिएक्शन सेंटर होता है। दिस इज क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए मैंने आपको बोला मेन पिगमेंट है, तो वो किसका काम करेगा? रिएक्शन सेंटर का। और बाकी जितने भी पिगमेंट्स हैं, ऑल पिगमेंट्स will act as LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और इनमें जो भी एनर्जी आती है वो ट्रांसफर कहां पर हो जाती है? जो भी एनर्जी आएगी वो पूरी की पूरी ट्रांसफर होगी इनमें, इस तरह से। और फाइनली सारी एनर्जी कहां पर आ जाएगी? क्लोरोफिल ए के पास। और क्लोरोफिल ए इस एनर्जी को यूज करके इसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज होंगे उनको कोई दूसरा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर लेगा। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो भी होगा, इस पूरे अरेंजमेंट को बोलते हैं फोटो सिस्टम। और फोटो सिस्टम में क्या क्या दो चीजें आई? एक तो ये हो गया रिएक्शन सेंटर और ये है LHC, light harvesting complex is the network of pigments, proteinaceous pigments, which together form light harvesting complex. PS1 और PS2 दो टाइप के हैं on the basis of difference in reaction center.
फोटोसिस्टम 1 में या PS1 में जो रिएक्शन सेंटर होगा वो ऐसा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है जो 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है. रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 इज P700 क्लोरोफिल A. और यहाँ पर PS2 में रिएक्शन सेंटर इज P680, मतलब ये 680 नैनोमीटर से ज्यादा की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. तो ये ऐसा क्लोरोफिल A है जो अप टू 680 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है. तो ऑब्वियसली जहां पर ज्यादा सनलाइट, ज्यादा वेवलेंथ की सनलाइट अवेलेबल है वहां पर PS2 फंक्शनल नहीं होगा. लेकिन सभी प्लांट्स के लिए दूसरा डिफरेंसेस आपको ये दिख रहे हैं, और मेन डिफरेंसेस मैं बता देती हूँ. PS1 और PS2 की साइट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है. PS1 नॉन एप्रेस्ड पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब नॉन एप्रेस्ड का मतलब एक्सपोज्ड पार्ट में प्रेजेंट होते हैं ये, और स्ट्रोमल लैमेली में भी प्रेजेंट होते हैं. जबकि PS2 is present only in appraised part. ठीक है, inner surface of thylakoid membrane, inner side पर, जो exposed ना हो. तो appraised part में या फिर जो non exposed part है वहां पर PS2, और जो exposed part है स्ट्रोमल मैट्रिक्स से डायरेक्ट कांटेक्ट में है वहां पर PS1 प्रेजेंट होगा. बाकी पिगमेंट्स जो इसमें होंगे वो 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि पिगमेंट्स कैन एब्जॉर्ब लॉन्ग वेवलेंथ सनलाइट. और यहाँ पर वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए? कंपैरेटिवली शॉर्टर है. और कितनी शॉर्टर है? 680 नैनोमीटर इज मैक्सिमम लिमिट. ठीक है, अब ये जो PS1 और PS2 हैं, इनके फंक्शन के बेसिस पर लाइट रिएक्शन के दो डिफरेंट टाइप्स हैं, या दो डिफरेंट टाइप से एटीपी का फॉर्मेशन हो सकता है. तो नेक्स्ट है photophosphorylation. Photophosphorylation is the synthesis of या formation of ATP. किससे? In the presence of sunlight. Phosphorylation का मतलब क्या होता है? ATP synthesis. Photo is sunlight. तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो ATP बनेगा that is called photophosphorylation. ये photophosphorylation टू डिफरेंट टाइप का है. ये टू डिफरेंट टाइप का है. कौन से? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक. और ये है साइक्लिक. दोनों के, इन दोनों डायग्राम से आप फैमिलियर हैं. साइक्लिक में ओनली PS1 होता है. PS1 ओनली. तो ऐसी कौन सी साइट है जहां पर ओनली PS1 हो? ओनली PS1 इज प्रेजेंट इन, किसी को याद है तो हैंड रेज करिए. ओके, तो PS1 इज ओनली प्रेजेंट इन स्ट्रोमल लैमेली, क्योंकि ग्रैनल लैमेली में तो दोनों ही है. तो PS1 कहाँ पर होगा? तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वही हो सकता है जहां पर ओनली PS1 हो. तो ये कहां पर होगा? स्ट्रोमल लैमेली. और नॉन साइक्लिक में दोनों हैं, PS1
एज वेल एज PS2। तो ये कैसी जगह पर हो सकता है? जहां पर दोनों एक साथ प्रेजेंट हो, और दोनों एक साथ कहां पर प्रेजेंट है? ग्रेनल लैमेली में। तो इसकी साइट क्या हो गई? ग्रेनल लैमेली। PS1 नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में वाटर का भी डिफरेंस है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है, जबकि साइक्लिक में ये सब नहीं होता। और हायर प्लांट्स की अगर बात करें तो हायर प्लांट्स में जो मेन फोटोफॉस्फोराइलेशन मेथड है वो नॉन साइक्लिक है। और साइक्लिक किस में होगा? साइक्लिक है ओनली एनारोबिक बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, P700 साइक्लिक वाले में ओनली फोटोसिस्टम 1 दिख रहा है आपको, और क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर क्या होता है पिगमेंट सिस्टम 1 में या फोटो सिस्टम 1 में? P700। ये जो भी लाइट एब्जॉर्ब करेगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के पास जाएगी, और जो मैंने अभी बताया यहाँ पर कि इस तरह से जब लाइट बहुत सारी आ जाती है तो क्लोरोफिल ए का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ऑर्बिटल्स को छोड़ देता है और उसको कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 में जो प्राइमरी, आपको खाली प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर याद हो जाए तो अच्छा है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज फेरिडॉक्सिन। ये नाइट्रोजन साइकिल में भी आया था, नाइट्रेट एसिमिलेशन में। फेरिडॉक्सिन इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये वापस जहां से इलेक्ट्रॉन गए थे वहीं पर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू कहां पर आ गया? वापस क्लोरोफिल ए में, विद द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी बन गया। तो ये तो है साइक्लिक, क्योंकि इसमें जहां से शुरू हुआ इलेक्ट्रॉन का जाना वहीं पर वापस आ गया। अब दूसरा देखिए, जो नॉन साइक्लिक है इसमें सबसे पहले फंक्शनल होता है PS2। तो PS2 में रिएक्शन सेंटर क्या है? P680, और PS1 बाद में है, और यहाँ पर रिएक्शन सेंटर पता ही है आपको P700। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के थ्रू, एटीपी तो यहाँ बन ही जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू ये पहुंच जाता है PS1 में, और PS1 से फेरिडॉक्सिन से जाता हुआ NADPH2 की फॉर्मेशन करता है। तो डिफरेंस क्या क्या हो गए साइक्लिक नॉन साइक्लिक में? साइक्लिक में ओनली एटीपी बनता है, जबकि नॉन साइक्लिक में एटीपी प्लस NADPH2 दोनों बनते हैं। नॉन साइक्लिक में PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व हैं, जबकि साइक्लिक में ओनली PS1 है। और ये देखिए, फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी हो रही है यहाँ पर। नॉन साइक्लिक में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है जहां पर वाटर का जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, वाटर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है, जबकि ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाती है। और ये सब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होती। ये मेजर डिफरेंसेस हैं। एक मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसमें एटीपी एंड NADPH2 दोनों फॉर्म होते हैं, जबकि साइक्लिक में ओनली एटीपी फॉर्मेशन। PS2 में या नॉन साइक्लिक में जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कहां पर? यहाँ PS2 में। इसके बाद है कि ये एटीपी की फॉर्मेशन हो कैसे रही है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए
केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस प्रूव करती है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसपोर्ट की वजह से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए ये जो आपको पिंक वाली स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में दो सरफेस होती हैं, आउटर एंड इनर। ये है आउटर सरफेस और ये है इनर सरफेस ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। और अंदर है ल्यूमेन। दिस इज ल्यूमेन। ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि PS2 तो प्रेजेंट है एप्रेस्ड पार्ट में और PS1 प्रेजेंट है नॉन एप्रेस्ड पार्ट में, जिनकी आप लोकेशन देख ही रहे हो। तो PS2 तो होगा इनर सरफेस की तरफ और PS1 होगा आउटर सरफेस की तरफ। यहां पर जब PS2 से इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है साइटोक्रोम B6F। अभी जो मैंने आपको बोला कि फियोफाइटिन PS2 का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये फियोफाइटिन अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर देता है साइटोक्रोम B6F को। बाय साइटोक्रोम्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ साथ प्रोटॉन एक्सेप्टर भी हैं, और ये क्या करते हैं, ये बाहर जो सराउंडिंग्स में स्ट्रोमल मैट्रिक्स है, इससे इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएंगे उतने ही प्रोटॉन्स ये अंदर ले लेते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स गए, अगर मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिखा तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन ये अंदर आ जाते हैं। और अब जब ये इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हैं टेम्परेरी स्टेज में खाली कुछ सेकंड के लिए ही रहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के थ्रू कहाँ भेज देता है? PS1 में। अब PS1 या इससे जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करता, तो साइटोक्रोम क्या करेगा? इन प्रोटॉन्स को रिलीज कर देता है ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो गए। बाकी इधर तो जब FADH2 से NADP का रिडक्शन हो जाएगा और NADPH बन ही जाएगा। तो स्ट्रोमल मैट्रिक्स के ये जो स्ट्रोमा है ये वाला बाहर सराउंडिंग्स में, इस स्ट्रोमा के प्रोटॉन्स कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं? एक तो ये साइटोक्रोम से ल्यूमेन में आ रहे हैं, दूसरे NADPH2 की फॉर्मेशन में भी यूज हो रहे हैं, है ना? तो जैसे जैसे प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होते हैं ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड में, तो क्या होगा? ल्यूमेन में प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप हो जाता है, जनरेट हो जाता है। और ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स अब क्या करेगा? हर एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की टेंडेंसी है कि वो अपने दोनों साइड के चार्ज को न्यूट्रलाइज करे। अब इस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर कैसा चार्ज होता जा रहा है? नेगेटिव, और अंदर की तरफ पॉजिटिव। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन क्या करेगी? प्रोटॉन मोटिव फोर्स के थ्रू इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को बैलेंस करेगी। और बैलेंस कैसे करेगी? जो प्रोटॉन अंदर एक्यूमुलेट हुए हैं वो बाहर आएंगे स्ट्रोमल मैट्रिक्स में। लेकिन ये पूरी की पूरी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ये इम्परमेबल है प्रोटॉन्स के लिए। तो ये प्रोटॉन्स कहाँ से आ सकते हैं? ओनली FO F1 पार्टिकल्स। ये हैं FO और ये हैं F1, जैसा आपने माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर में पढ़ा है। ऐसे ही सेम क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के हम ये बोल सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के FO F1 पार्टिकल्स आर लेस एफिशिएंट इन कंपैरिजन टू माइटोकॉन्ड्रिया। अब जैसे ही ये प्रोटॉन्स इन FO के थ्रू, FO तो आप जानते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में आपने पढ़ा है कि FO पार्टिकल्स एक्ट एज प्रोटॉन चैनल, ये प्रोटॉन टनल का भी काम करता है। तो इन प्रोटॉन्स को ये यहाँ से रिलीज कर देगा। और F1 के हेड पीस पर कौन सा एंजाइम होता है? ATP सिंथेटेज। जैसे जैसे प्रोटॉन्स बाहर आएंगे
ये हेड पीस वाला जो एटीपी सिंथेटेज है ये एटीपी की फॉर्मेशन कर देगा। इस तरह से फोटोसिंथेसिस में प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होने की वजह से एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। ये लाइट रिएक्शन का ही है। और जो आपने PS2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स साइटोक्रोम B6F PS1 लिखा है ये क्या है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेबल डायग्राम इंपॉर्टेंट है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस का। Second step of photosynthesis is dark reaction. डार्क रिएक्शन या लाइट रिएक्शन टर्म्स सही नहीं है बोलना, क्योंकि डार्क रिएक्शन भी तो इनडायरेक्टली लाइट पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं पर तो डिपेंडेंट है ये भी। तो यहाँ पर डार्क रिएक्शन को हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या थर्मोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। और लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डार्क रिएक्शन की जो साइट है वो सभी को पता है, अभी मैंने बताई भी थी, स्ट्रोमल मैट्रिक्स है। और डार्क रिएक्शन के डिफरेंट मेथड्स भी हैं, जिनमें से आप दो मेनली पढ़ते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं? साइट तो हो गई स्ट्रोमल मैट्रिक्स, पर्पस आपको पता है रिडक्शन ऑफ CO2 है। मेथड्स मेनली दो हैं, केल्विन साइकिल और दूसरा C4 पाथवे। केल्विन साइकिल को C3 पाथवे भी बोलते हैं। फर्स्ट है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में, ये केल्विन साइकिल ही है, सभी इसे जानते ही हैं आप। तीन स्टेप हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन। इनमें से कार्बोक्सिलेशन इज मोस्ट क्रूशियल स्टेप। कई बार ये पूछा जाता है कि विच स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल इज कॉल्ड मोस्ट क्रूशियल स्टेप। तो कार्बोक्सिलेशन इज मोस्ट क्रूशियल स्टेप। और इसमें होता क्या है? ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा। इसमें एटमॉस्फेरिक CO2 का फिक्सेशन होगा विद द हेल्प ऑफ RUBP। ये है RUBP, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। और किस एंजाइम की प्रेजेंस में होगा? एंजाइम इज रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम के बारे में शायद सभी को याद होगा, बायोमोलिक्यूल जो 11th में चैप्टर था उसमें क्या दिया हुआ है? रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर। तो रुबिस्को इसीलिए बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट है बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि डार्क रिएक्शन का मेथड कोई सा भी हो, C4 हो या C3 हो या फिर कोई और हो, सभी में C3 तो होगा ही होगा। और C3 का फर्स्ट एंजाइम क्या है? रुबिस्को। तो रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन बायोस्फीयर। तो ये रुबिस्को
स्पेसिफिक एंजाइम है और इसमें ये डुअल फंक्शनिंग एंजाइम है। इसमें आपको बाद में जो सी और ओ दिख रहे हैं ना, ये वाले सी और ओ, ये सी और ओ क्या करते हैं, इसमें से सी तो है, इसमें से सी तो है कार्बोक्सिलेज और ओ है ऑक्सीजनेज। तो जब कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होगी तो फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होगी तो ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, आरयूबीपी या रिबुलोज 15 बिसफॉस्फेट CO2 का फिक्सेशन करता है with the help of carboxylase activity of Rubisco. ठीक है, तो फर्स्ट एंजाइम इज Rubisco। तो और बनेगा क्या, फर्स्ट प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल इज 3-phosphoglyceric एसिड, जिसको हम 3-PGA भी बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं RUBP। ठीक है, फर्स्ट या प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल इज 3 कार्बन कंटेनिंग, इसीलिए क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट है प्राइमरी प्रोडक्ट, तो प्राइमरी प्रोडक्ट 3 कार्बन कंटेनिंग है, इसीलिए कैल्विन साइकिल इज आल्सो कॉल्ड C3 साइकिल। अब प्राइमरी प्रोडक्ट तो बन गया, प्राइमरी प्रोडक्ट के बाद क्या होगा, रिडक्शन। सेकेंड स्टेप इज रिडक्शन। जब भी किसी ऑर्गेनिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, सभी को याद होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन गया ग्लिसरिक एसिड से, तो इसका हो गया रिडक्शन इनटू एल्डिहाइड। और इस रिडक्शन के टाइम पर, इस रिडक्शन के टाइम पर ATP एंड NADPH2 यूज हो रहे हैं। कितने, 2 ATP और 2 NADPH2 यूज होंगे और 2 ADP और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होंगे। किसके लिए काउंटिंग है ये, फॉर द फिक्सेशन ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल। ठीक है, और जितने टर्न इस साइकिल के होंगे उस पर डिपेंड करेगा कि रिडक्शन के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं। ये ग्लूकोज हो सकता है अगर 6 स्टेप हुए हों तो, और अगर 6 स्टेप हुए होंगे तो रिडक्शन स्टेप में कितने ATP कितने NADPH2 यूज होंगे, 6 into 2, क्योंकि 6 CO2 आ जाएगा। अगर यहाँ पर शुगर है तो यहाँ पर 12 CO2 आएगा, तो इनमें आप क्या करोगे, इनटू 12। थर्ड स्टेप है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन में अगर एक ATP एक CO2 मॉलिक्यूल फिक्स हो रहा है तो उसके लिए ATP कितने होंगे यूज, 1 ATP विल बी यूज। तो एक CO2 को फिक्स करने के लिए कैलकुलेट करिए फटाफट एनर्जी कैलकुलेशन फॉर 1 CO2 फिक्सेशन। कितने ATP यूज होंगे, 3 ATP एंड 2 NADPH2 used। और अगर मैं यहाँ पर एक CO2 की फिक्स की जगह पर 6 CO2 कर दूं जिससे 1 ग्लूकोज बने, तो अगर हम कर दें यहाँ पर फॉर 1 ग्लूकोज फॉर्मेशन, तो कितने टर्न होंगे केल्विन साइकिल के, 6। तो आप क्या करोगे, इनटू 6, 3 into 6, 18 ATP and 2 into 6, 12 NADPH2। और अगर आपसे पूछा गया है किस स्टेप में, तो 18 ATP में से 12 तो हो गए रिडक्शन में और 6 हो गए रीजेनरेशन में, और 12 NADPH2 किस स्टेप में, ओनली रिडक्शन स्टेप में। तो ये आपको, और अगर मैं यहाँ पर 1 सुक्रोज कर दूं
तो सुक्रोज में तो 12 कार्बन होते हैं, तो इनटू 12 करना पड़ेगा। और अगर ट्राइसेकेराइड पूछा है 3 कार्बन वाला, तो इनटू 3 करना पड़ेगा। 1 के लिए आपको याद होना चाहिए, बाकी सभी के लिए आप निकाल सकते हो। तो केल्विन साइकिल के ये 3 स्टेप्स हैं। और केल्विन साइकिल के अलावा एक और डार्क रिएक्शन की स्टेप है, मेथड है, दैट इज हैचेन-स्लैक पाथवे। सेकेंड मेथड हैच एंड स्लैक पाथवे। इसको हैच एंड स्लैक ने दिया था, इसीलिए हैच एंड स्लैक। इसको C4 साइकिल भी बोलते हैं। C4 प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिनमें प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज 4 कार्बन कंटेनिंग। जैसे C3 में 3 कार्बन कंटेनिंग था, तो यहाँ पर होगा 4 कार्बन कंटेनिंग। एग्जाम्पल्स शुगर केन, बार्ले, मेज, sorghum, एक्सेट्रा। और यूफोर्बिया डाइकॉट में, इसमें जो मैंने पिंक कलर से लिखे हैं सभी मोनोकॉट हैं, जो ब्लू कलर से लिखा है वो डाइकॉट है। आर C4 plants. C4 plants are most efficient plants. क्योंकि इनमें रुबिस्को का कभी O तो एक्टिव होता ही नहीं है, हमेशा रुबिस्को का C ही एक्टिव रहता है। तो इसीलिए इनमें ऑक्सीजनेशन होगा ही नहीं, रुबिस्को कभी बेकार हो जाएगा ही नहीं, इसीलिए दीज आर मोस्ट एफिशिएंट प्लांट्स। और C4 प्लांट्स की अगर और बात करें तो इनमें क्रांस एनाटमी होती है। क्रांस एनाटमी होती क्या है? बंडल शीथ सेल्स और मेसोफिल सेल्स का वेस्कुलर टिश्यूज के अराउंड अरेंजमेंट। सपोज ये वेस्कुलर टिश्यू है, इस वेस्कुलर टिश्यू के अराउंड प्रेजेंट है बंडल शीथ सेल्स, और इन बंडल शीट्स के बाहर प्रेजेंट है मेसोफिल सेल्स। ठीक है, बंडल शीट सेल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो आपको याद करने हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं कि नहीं होते, लार्ज नंबर में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, थिक वॉल्ड होती हैं ये, जिससे कि गैसियस ट्रांसपोर्ट एप्लीकेबल ही नहीं है इनमें। तो इस तरह से जो फीचर्स हैं वो आपको बंडल शीट सेल्स के लर्न होने चाहिए। तो अरेंजमेंट ऑफ बंडल शीट सेल्स and mesophyll cells is called Kranz anatomy. इसके अलावा इनमें फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट। वही रुबिस्को की ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी एब्सेंट है। ये सेल्स कैसी होंगी? थिक वॉल्ड। थिक वॉल्ड का मतलब समझ रहे हो? गैसियस एक्सचेंज के लिए इम्परवियस। और मैनी क्लोरोप्लास्ट होंगे इनमें, और इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट। C4 प्लांट्स में क्रांस एनाटमी प्रेजेंट है, फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट है, और ये कम CO2 कॉन्सेंट्रेशन पर भी फोटोसिंथेसिस शो कर सकते हैं।
सॉरी, इसके अलावा इनमें दो तरह की सेल्स के बीच में फंक्शंस अलग अलग हैं। तो क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म होती है इनमें। ये मैं कुछ आपको स्पेसिफिक फीचर्स बता रही हूँ C4 प्लांट्स के। क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म, क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म का मतलब तो समझते हो, डाइमॉर्फिज्म का मतलब टू डिफरेंट फॉर्म्स। टू डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी हैं? एक तो हो गए मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट और दूसरे हो गए बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट। तो दो तरह के क्लोरोप्लास्ट हैं इनमें, जिनमें से मीजोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना प्रेजेंट होता है लेकिन रुबिस्को प्रेजेंट नहीं होता, और बंडल शीथ सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को प्रेजेंट है लेकिन ग्रेना एब्सेंट है। ये तो हैं ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट और ये हैं ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। तो दो डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं C4 प्लांट्स में, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म। इसके अलावा ये मोस्ट एफिशिएंट इसलिए भी हैं कि इनमें सेम अमाउंट ऑफ CO2 को फिक्स करने के लिए C3 प्लांट के कंपैरिजन में 50% कम वाटर का यूज होता है। They are most efficient for the another reason for this is to fix equal amount of CO2, C4 plants use 50% less water. किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? In comparison to C3 plants. ये देखिए C4 पाथवे है, दो सेल्स से होता है ये। दो सेल्स के बीच में जो कनेक्शंस होंगे जिन पोर्स के थ्रू, इन पोर्स को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए फिक्सेशन के लिए कौन सा होगा? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। दिस इज PEP। एंड व्हाट इज PEP? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन। जबकि C3 साइकिल में क्या था? RUBP, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, और वो कितने कार्बन था? 5 कार्बन कंटेनिंग। इसने CO2 को फिक्स किया, दिस CO2, और प्राइमरी प्रोडक्ट क्या बना? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। प्राइमरी प्रोडक्ट इज 4 कार्बन कंटेनिंग, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? C4 साइकिल। OAA इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसके बाद ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बहुत जल्दी ही रिड्यूस हो जाता है मैलिक एसिड में, मीजोफिल सेल में ही। तो सबसे पहली कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन कहाँ पर हो रही है? मीजोफिल सेल में। पहला कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कितने कार्बन कंटेनिंग है? 3 कार्बन कंटेनिंग। पहला प्रोडक्ट कौन सा है? उसके कितने कार्बन है? ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद करनी है यहाँ पर। इसके बाद ये मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट हो गया, ये मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट हुआ कहाँ पर? बंडल शीथ सेल्स में। और बंडल शीथ सेल्स में आने के बाद इस मैलिक एसिड का होगा डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन से दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो पायरुविक एसिड और दूसरा CO2। अब इस CO2 का फिर से फिक्सेशन होगा, और कौन करेगा? RUBP। RUBP क्या था?
RUBP is 5 carbon containing primary CO2 acceptor in C3 plants, C3 cycle. तो यहाँ पर कौन सी साइकिल हो रही है? केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल के पिगमेंट्स कहाँ पर हैं? बंडल शीथ सेल्स में। तो जो CO2 यहाँ से रिलीज हुई मैलिक एसिड के डिसोसिएशन से, इसको RUBP ने फिक्स किया और प्राइमरी प्रोडक्ट क्या बन गया यहाँ पर? 3PGA, सॉरी, हाँ 3PGA, 3 कार्बन कंटेनिंग। तो यहाँ पर तो वही सेम साइकिल हो रही है जो C3 में हो रही थी। इसीलिए मैंने आपको बोला चाहे प्लांट कुछ भी हो, C4 हो, C3 हो, लेकिन हमेशा केल्विन साइकिल सभी में प्रेजेंट होती है। केल्विन साइकिल से ये बन गया कार्बोहाइड्रेट जो हमारा मेन पर्पस है। और जो पायरुविक एसिड बना था, ये तो CO2 के फिक्सेशन की बात हो गई। तो C4 प्लांट्स में दो जगह फिक्सेशन हो रहा है, एक तो मीजोफिल सेल में और दूसरा बंडल शीथ सेल में। और इसी वजह से अब ये देखिए RUBP कहाँ पर है? जहां पर उसे CO2 मिल ही रही है। तो जब RUBP की जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाली कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होती है, ये किस पर डिपेंड होती है? अमाउंट ऑफ CO2 एंड O2 पर। अब अमाउंट ऑफ CO2 यहाँ पर हमेशा ज्यादा मिल रहा है, तो हमेशा कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी एक्टिव रहेगी। और बाकी जो पायरुविक एसिड था, वो पायरुविक एसिड कहाँ चला जाएगा? उसका वापस ट्रांसपोर्ट होगा वापस चला गया वो मीजोफिल सेल में। और किस चीज के लिए? फॉर द रीजेनरेशन ऑफ, यहाँ पर हो रही है रीजेनरेशन ऑफ TEP। किस लिए? जिससे कि सेकेंड टर्न फिर से हो सके। और यहाँ कितने ATP यूज होंगे? यहाँ पर ये ATP यूज हो रहा है, ये वाला ATP यूज हो रहा है, और ये ATP AMP की फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पर AMP बन जाता है। और जब AMP बनेगा तो क्योंकि ATP से 2 ATP के बराबर एनर्जी निकल जाएगी, तो हम इस ATP को कितने काउंट करते हैं? हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। रीजनरेशन में, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अब आप एनर्जी कैलकुलेट करिए, केल्विन C4 साइकिल में कितनी एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, तो कर सकते हो एनर्जी कैलकुलेशन। एनर्जी कैलकुलेशन क्या होगी? फॉर 1 CO2 फिक्सेशन कितने ATP यूज होंगे? 3 ATP तो केल्विन साइकिल में यूज हो जाएंगे, जैसा आप अभी पीछे कैलकुलेट करके आए हो। 3 ATP एंड 2 NADPH2 तो केल्विन साइकिल में यूज हो गए, और 2 हो गए एडिशनल ATP। ये एडिशनल कहाँ पर हुए? ये एडिशनल हुए हैं ये हैं एडिशनल। ये कहाँ पर यूज हो रहे हैं? ये हो रहे हैं यहाँ, जो अभी मैंने आपको बोला था, इस जगह पर, ठीक है, फॉर रीजेनरेशन। तो केल्विन साइकिल के कंपैरिजन में C4 साइकिल में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। और अगर आपसे 1 ग्लूकोज का पूछ लिया जाए, फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, तो आप क्या करेंगे? ये आपका होमवर्क है, खुद करोगे। इनटू 6 कर दोगे। टोटल ATP कितने यूज हो रहे हैं? 5, और 2 NADPH2 एक CO2 के लिए। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? इंटू 6, मतलब 5 इंटू 6 तो 30 हो गए। 30 ATP और 12 NADPH2। और 30 ATP में से एडिशनल कितने हैं? इसमें 18 तो हैं केल्विन साइकिल के, और 12 ATP हैं एडिशनल।
तो इस तरह अगर सुक्रोज का पूछा है तो इनटू 12 कर दोगे। नेक्स्ट है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यही सेम डेफिनेशन रेस्पिरेशन की भी होती है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटो है तो सनलाइट हो गया। फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट ओनली इन C3 प्लांट्स। तो C4 प्लांट्स में तो एब्सेंट ही है, ठीक है। और C3 प्लांट्स में जो ये प्रेजेंट है ये किस वजह से होता है? C3 प्लांट्स में होता है ये ड्यू टू ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को। और रुबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कब एक्टिव होगी? इन द प्रेजेंस ऑफ हाई सनलाइट या हाई लाइट इंटेंसिटी। कंडीशंस क्या क्या चाहिए इसके लिए? ड्यूरिंग हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई O2, हाई टेम्परेचर और लो CO2। ये कंडीशंस हैं जब RUBP की रुबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी एक्टिव होती है। तो जब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन O2 के कंपैरिजन में कम होती है तब RUBP की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी एक्टिव हो जाती है। 3 सेल ऑर्गेनेलीज इसमें हैं। आपको ये साइकिल याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसमें करेंगे क्या कि इसमें ऑक्सीडेशन किस किस जगह पर हो रहा है, किस किस सेल ऑर्गेनेली में हो रहा है। जो तो आपको पता है रुबिस्को तो क्लोरोप्लास्ट में है, तो सबसे पहला सेल ऑर्गेनेली कौन सा होगा? क्लोरोप्लास्ट। रेस्पिरेशन है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो CO2 रिलीज हो रही होगी, वो हमेशा कहाँ पर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया। और इन दोनों के बीच में कौन सा सेल ऑर्गेनेली इंटरलिंकिंग का काम करता है? पेरोक्सीसोम। तो ये 3 सेल ऑर्गेनेलीज हैं। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है? एक तो किन कंडीशंस में फोटो रेस्पिरेशन होता है, ये मैंने लिख दी यहाँ पर। हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई O2, हाई टेम्परेचर, लो CO2। और कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज इसमें इन्वॉल्व हैं? ये तीनों सेल ऑर्गेनेलीज इसमें इन्वॉल्व हैं। और इनमें फर्स्ट ऑक्सीडेशन होता है क्लोरोप्लास्ट में और सेकंड ऑक्सीडेशन होता है पेरोक्सीसोम में और CO2 रिलीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और कंडीशंस क्या क्या चाहिए, मतलब क्या क्या इसके हार्म्स हैं? एक तो रेस्पिरेशन की तरह ये नहीं है क्योंकि इसमें ATP का फॉर्मेशन नहीं होता, नो ATP फॉर्मेशन। दूसरा, इससे लगभग 25% CO2 लॉस हो जाती है। लगभग 25% ऑफ photosynthetically fixed CO2 will lost। तो जिन प्लांट्स में होता है वो उन प्लांट्स में लगभग 75% फिक्स्ड CO2 ही फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर पाती है। बाकी 25% फोटो रेस्पिरेशन की वजह से लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि वो जो रुबिस्को है, RUBP है, वो तो यहाँ पर यूज हो गई ना,
तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं फोटो रेस्पिरेशन के। नेक्स्ट है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स दिए थे ब्लैकमैन ने। और ब्लैकमैन ने क्या बताया था, इन्होंने ये बताया कि अगर कोई बायोकेमिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन एक से ज़्यादा फैक्टर्स से रेगुलेट होती है तो उनमें से कुछ फैक्टर्स लिमिटिंग फैक्टर का काम कर सकते हैं। जो फैक्टर उस रिएक्शन को डायरेक्ट इंक्रीज या डिक्रीज कर सके उस फैक्टर को लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं। इट वॉज गिवन बाय ब्लैकमैन। और इसमें है क्या, इन्होंने ये बताया इफ एनी केमिकल और बायोकेमिकल reaction is regulated by more than one factors, then any factor that can directly increase or decrease the reaction will be called limiting factor. For example, photosynthesis. Photosynthesis क्यों? Because photosynthesis is regulated by many factors, internal factors, external factors. और ये internal external factors क्या हैं? External हैं CO2, light, temperature, O2, water, ये हैं external factors. Internal factors क्या हैं? Chlorophyll, carbohydrates, ये हैं internal factors. और ये हैं external factors. इनमें से CO2 is most important limiting factor. लाइट इंटेंसिटी का ये आप ग्राफ देख रहे हैं, इसमें देखिए लाइट इंटेंसिटी को जैसे जैसे आप बहुत इनिशियली अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इसके साथ साथ इंक्रीज होता जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद ये लाइट इंटेंसिटी चाहे आप इंक्रीज करते रहो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी कांस्टेंट। अगर लाइट इंटेंसिटी आप और भी ज्यादा बढ़ा दें तो वो हो सकता है डिक्रीज होना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी पर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और क्लोरोप्लास्ट अगर डिग्रेड हो गया या डीजेनरेट हो गया तो फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज होने लगता है। और टोटल इनकमिंग सनलाइट का लगभग 10% ऑफ फुल सनलाइट लाइट सैचुरेशन का काम करता है। और लाइट सैचुरेशन के बाद क्या होगा, लाइट सैचुरेशन के बाद लाइट हाई लाइट इंटेंसिटी की वजह से क्लोरोप्लास्ट डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो लाइट इंटेंसिटी
में लाइट सैचुरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइट सैचुरेशन कितने परसेंट पर होगी? 10% ऑफ टोटल इनकमिंग सनलाइट एट 10% ऑफ फुल सनलाइट। ठीक है, इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। लाइट इंटेंसिटी के अलावा लाइट क्वालिटी तो आप जानते ही हो, रेड और ब्लू लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है। टेम्परेचर का भी सेम है, एक लिमिट तक तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, लेकिन और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो डिक्रीज होना शुरू। और जो बेस्ट टेम्परेचर है ज़्यादातर प्लांट्स के लिए वो है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ज़्यादातर एंजाइम्स इतने टेम्परेचर तक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और एंजाइम 40 डिग्री सेल्सियस के बाद एंजाइम खुद डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, तो 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हो सकता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही बहुत कम है एटमॉस्फेयर में, तो कितनी है? 0.03%। और इसके लिए शुरू में तो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन अगर आप बढ़ाते जाओ तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई। जैसे अब बोलते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर और भी ज़्यादा CO2 इंक्रीज होती चली गई तो शुरू में तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में इंक्रीज होगा, लेकिन अगर ये एक्सट्रीम कंडीशन तक इंक्रीज हो जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट्स या फोटोसिंथेसिस। इसमें C4 प्लांट्स के लिए सैचुरेशन पॉइंट कौन सा है CO2 के लिए? मोर देन 360 ppm, और C3 के लिए 450 ppm। और लोएस्ट कौन सा है? C4 के लिए लोएस्ट है सैचुरेशन और कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन पॉइंट है CO2 का C4 के लिए 0 to 10 ppm, इतनी कम कॉन्सेंट्रेशन। और C3 के लिए ज़्यादा कम पे तो C3 फोटो रेस्पिरेशन कर देगा, तो C3 के लिए कॉम्पनसेशन या मिनिमम पॉइंट क्या हो गया? 25 to 100 ppm। ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं। कॉम्पनसेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एग्जैक्टली सेम एज रेट ऑफ रेस्पिरेशन। चलिए, आपकी डाउट क्लास है, मेरी है आज भी बॉटनी, तो 15 मिनट के ब्रेक के बाद वापस क्लास रिज्यूम करते हैं। ठीक है, ओके।